चैप्टर 379। डाइनिंग हॉल अब एक बैटलफील्ड बन चुका था, जहां हवा में दहशत और दर्द घुला हुआ था। एक कोने में पार्कर, जिसका माइंड और बॉडी क्लेन के सोल अटैक से टूट चुका था, एक बेबस प्राणी की तरह ज़मीन पर रेंग रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही धुन थी, अपने साथी कैपिम तक पहुंचना, जो पास ही पॉइजन के असर से अपनी ही स्किन नोच रहा था। इस भयानक सीन से बेपरवाह क्लेन अपने ब्लैक आर्मर में एक शैडो की तरह खड़ा था। उसका असली टारगेट हैरिस और कैटी थे। उसने अपने सनब्रूज की पावर को यूज़ करके एक होली एयर बुलेट हैरिस पर फायर की, लेकिन हैरिस को नॉर्मल मेज नहीं था। उसकी फुर्ती एक एक्सपर्ट फाइटर जैसी थी और वो आसानी से उस अटैक से बच निकला। हैरिस ने टाइम वेस्ट किए बिना अपनी हिडन पॉकेट से एक ब्लैक मेटल का ग्लव निकाला। क्लेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हैरिस ने फौरन एक स्पेल बोला, एग्जाइल। एक इनविजिबल पावरफुल फोर्स ने क्लेन के स्पिरिट बॉडी को हवा में उड़ाकर रूम की दीवार से टकरा दिया, वही दीवार जिसे हैरिस ने कन्फाइनमेंट स्पेल से बनाया था। इस मौके का फायदा उठाकर हैरिस ने वो ग्लव अपने हाथ में पहन लिया। पहनते ही उसका ऑरा बदल गया। उसके आसपास एक ऐसी अथॉरिटी फैल गई जैसे वो लाइफ और डेथ का डिसीजन ले सकता हो। उस ग्लव की पावर से क्लेन के माइंड में एक अजीब सा हॉरर भर गया। उसके मूवमेंट स्लो हो गए और उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लग गया। यही वो मूवमेंट था जिसका कैटी को इंतजार था। उसने अपना विप हवा में घुमाया और सीधा क्लेन के स्पिरिट बॉडी पर अटैक किया। वे बॉडी के आर पार निकल गया, लेकिन क्लेन की सोल पर ऐसी जलन छोड़ गया जैसे किसी ने गर्म लोहा लगा दिया हो। दर्द से क्लेन चीख पड़ा। इससे पहले कि वो रिकवर कर पाता, कैटी ने अपनी रिवॉल्वर से 2 स्पेशल चमकती हुई बुलेट्स फायर कर दी। लाइट का एक ब्लास्ट हुआ और क्लेन का आर्मर वाला फिगर एक पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट में बदलकर जलकर राख हो गया। क्लेन एक अंधेरे कोने में वापस अपीयर हुआ। उसके सन ब्रूज ने फौरन उस हॉरर के इफेक्ट को आत्मिक कर दिया, लेकिन वो समझ गया था कि ये फाइट उसकी सोच से कहीं ज़्यादा डेंजरस है। उसके पास ऐसे सिर्फ 4 सब्स्टिट्यूट्स थे। उसने सोचा कि अगर चारों यूज़ हो गए और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो पीछे हट जाएगा। उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड ये था कि वो एक समन्ड स्पिरिट था। 1 सेकंड में वो इस फाइट को छोड़कर सेफ ग्रे फॉग के ऊपर लौट सकता था। हैरिस का कन्फाइनमेंट स्पेल उसे रोक नहीं सकता था। हैरिस ने देखा कि उसका दुश्मन उसके हॉरर के असर से आज़ाद हो चुका है। उसने अपनी पावर से रूम में नए रूल सेट किए। यहाँ स्पेक्टर्स और रेट्स प्रोहिबिटेड है। उसने अनाउंस किया। क्लेन को एक झटका सा लगा, लेकिन उसकी ब्लैक एम्बरर कार्ड से बनी सोल इतनी पावरफुल थी कि उसने इस रूल को झेल लिया। हैरिस हैरान हुआ और उसने अगला रूल जारी किया। यहाँ फ्लाइंग और फ्लोटिंग प्रोहिबिटेड है। क्लेन का जिस्म भारी हो गया और वो हवा से ज़मीन पर आ गिरा। अब वो ग्राउंड पर उन दोनों के बीच फंस गया था। कैटी अपने विप से लगातार अटैक कर रही थी और हैरिस ने अपनी बॉडी को लाइट से भरकर एक पावरफुल बॉक्सर की तरह क्लेन पर हमला शुरू कर दिया। अगले 2 मिनट तक क्लेन बस रोल करके और डॉज करके खुद को बचा रहा था, लेकिन वो कब तक बचता। आखिरकार कैटी का विप उसके आर्म पर पड़ा और उस तेज़ दर्द ने उसे एक पल के लिए फ्रीज कर दिया। इसी पल का फ़ायदा उठाते हुए हैरिस ने अपनी मुट्ठी बंद की और पूरी पावर से अनाउंस किया, डेथ। उसका जिस्म एक अजीब फोर्स से मिल गया और वो क्लेन से टकरा गया। एक बार फिर क्लेन का जिस्म कागज़ के टुकड़ों में बिखर गया। उसने अपना तीसरा सब्स्टिट्यूट भी गंवा दिया था। देखते हैं तुम्हारे पास और कितने बचे हैं, हैरिस ने ताना मारा। पर अब गेम बदल रहा था। हैरिस को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। उसे हवा में एक अजीब सी स्मेल आई, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद पॉइजन का इफेक्ट है जो टाइम के साथ बढ़ रहा है। कैटी भी बार बार खांस रही थी, जिससे उसके अटैक्स कमज़ोर पड़ रहे थे। जब हैरिस अपना अगला स्पेल बोलने की कोशिश कर रहा था, उसकी सांस उखड़ गई। उसी वक्त कैटी ने अपनी गन रिलोड की, रेडी थी इस दुश्मन को हमेशा के लिए फिनिश करने के लिए। और तभी क्लेन मुस्कुराया। ये वो मोमेंट था जिसका वो शुरू से वेट कर रहा था। हैरिस और कैटी को रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी। बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल का यूज सिर्फ उन्हें कमजोर करने के लिए नहीं था, वो एक मास्क था, एक ऐसी स्मेल को छुपाने के लिए जो धीरे धीरे पूरे रूम में भर रही थी, गैस की स्मेल। फाइट की शुरुआत में जब क्लेन ने लाइट्स को फ्लिकर करके उनका टेंशन भटकाया था, उसी टाइम उसने चुपके से रूम के गैस पाइप्स तोड़ दिए थे। वो जानबूझकर उनसे उलझता रहा ताकि वो गोली ना चलाए और टाइम से पहले ब्लास्ट ना हो जाए। हैरिस का कन्फाइनमेंट स्पेल अनजाने में क्लेन के प्लान के लिए एक गिफ्ट साबित हुआ, जिसने इस डाइनिंग हॉल को एक गैस चैम्बर, एक विशाल बॉम्ब में बदल दिया था। और एक स्पिरिट बॉडी होने के नाते क्लेन पर इस एक्सप्लोजन का असर ना के बराबर होना था। सब कुछ सेट था। दुश्मन अपने फाइनल अटैक के लिए पोजीशन ले चुके थे। क्लेन ने बस अपनी उंगलियों से एक चुटकी बजाई। उसके इशारे पर पास के फायरप्लेस में एक छोटी सी स्पार्क भड़की। वो स्पार्क हवा में तैरती हुई गैस से जा मिली और बूम, 1 सेकंड में रूम आग के एक जहन्नुम में बदल गया। एक जोरदार ब्लास्ट ने दीवारों को हिला दिया और हैरिस की आंखों के सामने सिर्फ आग का एक समंदर था, जैसे वो किसी मौत के फायरवर्क्स का शो देख रहा हो। चैप्टर 380।
कैपिम जमीन पर पड़ा था, पूरी बॉडी से खुजली और दर्द। उसके हाथ अपनी स्किन को चीर देने को बेकरार थे, जैसे अगर वो खुद को फाड़ दे तो शायद दर्द से छुटकारा मिल जाए। फिर अचानक उसके सामने एक लाल आग की लहर फैल गई और एक भारी धमाका हुआ। सब कुछ एक पल में हिल गया। उस पल ने कैपिम के लिए लंबी स्लो मोशन सी फीलिंग दी। वो सोचने लगा कि शायद इस वक्त उसकी पूरी जिंदगी याद आ जाए, पत्नी और बच्चों के साथ खूबसूरत दिन, घर की खुशियां। लेकिन जैसे ही दर्द पीक पर पहुंचा, जीने की तलवार सी एक भयानक इच्छा उसके अंदर जाग उठी। वो चिल्लाते हुए अंधेरे में डूब गया। बूम! डाइनिंग रूम की विंडोज टुकड़े टुकड़े हो गई। ईंट पत्थर, छोटे रबल्स और आग की जुल्फें हर तरफ से बाहर निकलने लगी। जो गार्ड बाहर पेट्रोल कर रहे थे उनमें से ज्यादातर एक झटके से गिर पड़े। जो बच्चे, उनके कान गूंज रहे थे। सबकी बॉडी या तो हिल रही थी या तो थरथरा कर गिर रही थी। डाइनिंग रूम की आउटर वॉल का ज्यादा हिस्सा गिर चुका था और फ्लैमिंग्स जैसे हवा में तैर रहे थे। सारी गली और आसपास के लोग शॉक में पड़ गए। बहुत लाउड एक्सप्लोजन ने उनको जगा दिया और उसी आश्चर्य भरे शोर के बीच डाइनिंग रूम के बीचों बीच एक काला शक्तिशाली फिगर खड़ा था। ब्लैक आर्मर, ब्लैक क्राउन, केप हवा में थोड़ा हिल रहा था। वो क्लेन था। उसने आग को अपने ऊपर से गुजरता महसूस किया, पर कोई पैरालिसिस नहीं। उसके स्पिरिट बॉडी पर थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ खास नहीं। पीछे एक टॉपल टेबल के पास पार्कर और कैपिम एक कोने में पड़े थे। दोनों हेड्स फ्रैक्चर्स हुए, बॉडीज शार्ड, जलकर काला जला हुआ मार्क अभी भी उनकी बॉडीज क्वाइटली बर्न कर रही थी। सर्वेंट भी इसी हालत में थे, कुछ अनकॉन्शियस, कुछ वॉमिट कर रहे थे। कैटी का हाल सबसे ज़्यादा खराब था। उसको वॉल से टक्कर लगा, वो गिरा और उसकी बॉडी ज़्यादातर जल चुकी थी। स्किन काफ़ी जगहों से उतर गई थी। ब्लड और शैड फ्लैश सब मिक्स हो रहा था। वो जिंदा थी लेकिन फेंट कर चुकी थी। उसके चेहरे से उसकी सांस नियर गैस्पिंग थी। उसका ब्लैक विप और कुछ राउंड भी अब डैमेज हो चुके थे। बुलेट शार्ड, विप के कुछ हिस्से जल गए थे। वो अब फाइट करने लायक नहीं रही। हैरिस ने अपने आप को टाइम पर कर्ल करके प्रोटेक्ट किया। वो डेडलियर इंजर्ड था लेकिन जीवित भी। उसके बाल, बैक बैंड, लेग्स पर रेड फ्लेम्स अभी भी चल रहे थे। बट ही स्टूड, और ये बताता था कि ब्लैक आयरन ग्लोव ने उसको बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी दी हुई थी। क्लेन ने हैरिस की स्ट्रेंथ को पहले से ही ज़्यादा एस्टिमेट करके अपना प्लान बनाया था, इसीलिए वो आर्मर और सब्स्टिट्यूट्स पे नज़र रखा था। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रेजिस्टेंस आए तो कंटिजेंसी रेडी रखना ज़रूरी था। हैरिस ने क्लेन को देखा। क्लेन कॉम्पैरेटिवली नियरली इंटैक्ट था। हैरिस की आंखें नैरो हुई। उसने लेफ्ट हैंड रेज किया और लो वॉइस में बोला, एक्साइल। क्लेन ने फिर एक इनविजिबल पुश से डोर को फेंक दिया, डाइनिंग रूम से बाहर हॉल तक। वहां शैंडिलियर चिंगारी से थोड़े और स्पार्क कर रहे थे। स्टेयरवुड स्मोकी हो चुका था। एक्सप्लोजन का मेन ब्लास्ट डाइनिंग रूम तक कन्फाइंड था, लेकिन अब भी फायर डेंजर बरकरार थी। हैरिस ने डिसीजन लिया। वो भाग गया। फ्लेम उसके ऊपर था, पर उसने टाइम ना लेने का डिसीजन लिया, क्योंकि पॉइजन का पीक असर आने वाला था और इंजर्ड और पॉइजनड होकर लड़ना सेल्फ सुसाइडल था। सीक्वेंस 7 बेलीज बेसमेंट से आके भी अगर आता तो उसके लिए फ़ायदा ना होता। हैरिस ने सोचा कि अभी फाइट से बचना ही बेहतर है। क्लेन ने हैरिस का पीछा नहीं किया। उसने जानबूझ के स्टॉप लिया। रेस्क्यू और एस्केप प्राइमरी गोल थे, ना कि सबको मार गिराना। उसके पास लिमिटेड स्पिरिचुअल रिजर्व थे और चेज में उसका खुद का कोलैप्स वजह बन सकता था। फिर क्लेन ने फिंगर स्नैप किया और एक एयर बुलेट कैटी के सिर पे लगाई। मर्सीफुली उसके लिए एक क्विक पेनलेस एंड। ये बुलेट मर्सी किल जैसा था, कैटी के सफर को एंड करने के लिए। उसके बाद क्लेन बेसमेंट के एंट्रेंस की तरफ टेढ़ा टेढ़ा उड़ा। बेलीज बेसमेंट का गार्ड था, बियर्ड लोड्स, हाई प्रेशर स्टीम राइफल हाथ में लिया हुआ। वो हॉल का सिचुएशन देखकर टेंस था। क्लेन ने उसको एक इनऑडिबल श्रेक से पियर्स किया। बेलीज को झटका लग गया और नोज से कुछ ब्लड ड्रिप हुआ, पर वो फिर भी फ्ली करता गया और उसने एक हाई प्रेशर शॉट छोड़ दिया जो कॉरिडोर से निकलकर बाहर चला गया। क्लेन ने चेस करना छोड़ा। इंस्टेड वो वेल्व ऑफ किया, मेन गैस वेल्व बंद कर दिया और बेसमेंट की कन्फाइनमेंट को एयर बुलेट से चिपकाने लग गया। बैंग बैंग बैंग। इनविजिबल वॉल्स को सिस्टमैटिकली डिसइंटीग्रेट किया। ये भी क्लेन का प्लान था। बेसमेंट में जो कन्फाइनमेंट स्पेल लगा था वो हेड ऑन असॉल्ट से ज्यादा टफ था, लेकिन एयर बुलेट से एजेस वीकन हो रहे थे और एक्सप्लोजन के बावजूद क्लेन चाह रहा था कि गर्ल सेफ रहे, इसलिए वो फ्रंटल एक्सप्लोजन जोन से बेसमेंट को अलग रखे हुआ था। वो लॉक्स तोड़ता गया, मेल्ट होकर मेटल डोर से अंदर घुसा। क्रीक क्रीक क्रीक, एक के बाद एक सेल की आयरन डोर्स अपने आप खोल रही थी, जैसे इनविजिबल फोर्स से अनलॉक हो रही हो। डेजी और दूसरी लड़कियां जो पहले से ही टेरिफाइड थी, धीरे धीरे उठकर कुर्सी से निकल रही थीं और एक एक करके उन्होंने बेसमेंट से भागना शुरू किया। बेसमेंट कॉरिडोर थोड़ा डैमेज था, फायर का स्मोक पर एग्जिट तक पहुंचना पॉसिबल था। एक एक करके लड़कियां विला से बाहर निकली। जब वो स्ट्रीट पर पहुंची तब उन्होंने पीछे देखा। वहां ऊपर हाउस रूफ में एक इम्पोजिंग ब्लैक आर्मर्ड फिगर खड़ा था। ब्लैक क्राउन केप फ्लटर कर रही थी। वो माइक्रोस्कोपिकली एक शिलूट की तरह नजर आया, फिर एक झटके में गायब हो गया। लड़कियों ने माफिया और पुलिस पे भरोसा न करते हुए
नज़दीकी कैथेड्रल की तरफ भाग जाना बेहतर समझा, वहाँ सेफ्टी मिलेगी। क्लेन वापस डाइनिंग रूम में घुसा। पार्कर और कैटी के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स अब हाफ मैनिफेस्ट हो रहे थे। उसने उनके सारे चीज़ों को चेक किया। मोस्ट मिस्टिकल आइटम्स शैड, कैश बर्न्ड। वो सेकंड और थर्ड फ्लोर पर तेजी से दौड़ा, क्लूज ढूंढता। टाइम लिमिटेड था, मीडियमशिप करना टाइम नहीं दे रहा था। अगर वो सबको ऊपर ले जाता तो सीन मेसी हो जाता और उसकी कर्टेन कॉल फेल हो जाती। और कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स पे सीक्रेसी लगा था, उन पे डायरेक्ट मीडियमशिप सेफली पॉसिबल नहीं थी। उसने एक टेरर डेक निकाला, मेजर आर्काना कार्ड्स खींचे और कैपिम की बॉडी पर स्कैटर किए। 2 स्पेशली ड्रॉन कार्ड्स उसने कैपिम की आंखों पर रख दी, फेस अप। बाकी कार्ड्स रैंडम पट्टे की तरह बॉडी पे फैला दिए, एक सिंबॉलिक रिचुअल जैसा, जैसे कोई माइम या मैजिशियन का फाइनल पोज हो। फिर 10 ऑफ सेकेंड्स बाद मिड एयर में एक इल्यूजरी डोर ओपन हुआ, कवर्ड इन कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स। डोर साइलेंट खुला और एक हैंडसम मैन क्रिप सूट में निकला। एज 40s, गोल्डन आइज, एक स्कैनिंग स्वीप से डाइनिंग रूम समझ लिया। साथ ही एक और ओल्ड मैन स्पीड से आया, सॉफ्ट हैट, सिल्वर आइज, ब्लैक रोब विथ लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म सिंबल। वो कोई और नहीं बल्कि कार्डिनल ऑफ द चर्च ऑफ स्टॉर्म्स, आर्क बिशप ऑफ बैकलैंड, स्पेल सिंगर एस स्नेक। वाई आर यू हियर? एस स्नेक ने डीप वॉइस में पूछा। ये एरिया शेरवुड बोरो का जुरिडिक्शन था, इसलिए उनका आना नेचुरल था। हैंडसम मैन बोला, आई लिव नियर बाय, वेस्ट बोरो के पास। दोनों बिना ज़्यादा डिस्कस किए एक्सप्लोजन साइट में चढ़ने लगे। एस स्नेक ने हरिकेन लाइक विंड बना दी, जो फ्लेम्स को पंप करके आर्टिफिशियल फाउंटेन की तरफ बहा दी। विंड ऑलमोस्ट अलाइव लग रहा था और फायर को कंट्रोल कर दिया। दोनों हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स ने कैटी, पार्कर और कैपिम को देखा और कैपिम के चेस्ट पर बिखरे टैरोट कार्ड्स, जजमेंट, एंजल ब्लोइंग ट्रम्पेट और द एम्परर आर्मर्ड क्राउन प्रोमिनेंटली कैपिम की आंखों पर थे। ये निशान कुछ कह रहे थे, रिचुअलिस्टिक साइन, या किसी ने मार्क छोड़ा था। तब दोनों ने सराउंड में ऊपर एक शैडोई फिगर देखा, रूफ पे खड़ा ब्लैक आर्मर्ड फिगर। उसने थोड़ा सा नॉट किया, केप लिफ्ट हुआ और फिर बिना किसी ट्रेस के वैनिश right under the nose of these 2 high sequence beyonders। चैप्टर 381। एक तेज टिक टिक की आवाज़ के साथ शाम का ठंडा आसमान बिजली की रोशनी से चमक उठा। सिल्वरी वाइट लाइटिंग ने रात को एक पल के लिए दिन जैसा रोशन कर दिया। वो चमक ज़मीन पर गिरने के बजाय सीधा उस जगह से गुजरी जहाँ क्लेन खड़ा था। उसकी शिलूट को इतनी तेज़ रोशनी ने हाईलाइट कर दिया जैसे कोई स्टेज स्पॉटलाइट। एस स्नेक, स्पेल सिंगर ऑफ गॉड, अपनी नज़र वापस खींच लिया। उसके चेहरे पे एक डार्क सीरियसनेस थी। धीरे से उसने कहा, रोज, स्कूल ऑफ थॉट। उसकी आवाज़ में शक था। ये ना तो रेत है ना अनडेड, कुछ और चल रहा है। साथ खड़ा वो मैच्योर मिडिल एज आदमी, वो जो पहले डिनर हॉल में आया था, गोल्डन आंखों वाला फॉर्मल सूट में। उसने कैपिम के कॉप्स की तरफ देखा और बोला, मुर्दे पे टैरोट कार्ड्स छिड़कना, ये दूसरी बार हुआ है पिछले 2 महीनों में। कार्डिनल स्नेक ने पूछा, पहला मामला कब हुआ था? वो आदमी हल्का सा खांसा और बोला, जब ट्रू क्रिएटर ने एक थग की मदद से इस दुनिया में उतरना चाहा था। कार्डिनल स्नेक ने थोड़ा सोचा और कंक्लूड किया, तो फिर वो रोज़ नहीं हो सकता। वो दोनों एक दूसरे को देख के समझ गए थे। ईवल कल्ट्स एंड ईवल गॉड वर्शिपर्स आमतौर पर आपस में पर्पस नहीं तोड़ते। अगर कोई चीज़ें डेलिब्रेट फॉइल कर रहा हो तो उसका मोटिव अलग ही होगा। मिडिल एज्ड आदमी एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, शायद एक नई सीक्रेट संगठन का आगमन है। उनका सिग्नेचर विक्टिम्स के ऊपर टैरोट कार्ड छोड़ना। उसने थोड़े टोन्स में ऐड किया, डिफरेंट कार्ड्स का डिफरेंट मतलब हो सकता है। ये बॉडी पर 2 कार्ड्स हैं, जजमेंट और द एम्परर। जजमेंट मोटिव हो सकता है, द एम्परर ऑर्गेनाइजेशन का कोड नेम, या फिर ये कोई रिचुअल का हिस्सा है। कार्डिनल स्नेक चुपचाप साइड सर्वे करने लगा। डिब्रीज, बर्न्ड वुड, कटे हुए कर्टेन्स और ऐश, सब कुछ अभी गर्म था। तभी पहली वेव ऑफ मैंडेटेड पनिशर साइट पर पहुंचे। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अबव द ग्रे फॉग, क्लेन अभी तक पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट 3 बार यूज़ कर चुका था। अभी तक उसकी स्पिरिचुअल रिजर्व इतना बचा था कि वो थोड़ा सा और पुश कर सके। उन्हें डेजी की सेफ्टी कंफर्म करने के लिए डिविनेशन करना चाहा। उसने अपने लेफ्ट हैंड से स्पिरिट पेंडुलम पकड़ा, टोपैज पेंडेंट। आंखें बंद करके उसने मन में बार बार रिपीट किया, डेजी विल सक्सेसफुली रिटर्न होम। 7 बार मंत्र रिपीट करने के बाद उसने आंखें खोली। पेंडेंट धीरे धीरे काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा था, लेकिन बहुत ही स्लो फ्रीक्वेंसी और छोटी एम्पलीट्यूड से। क्लेन की रीडिंग, डेजी की जर्नी मुश्किल होगी लेकिन ओवरऑल सक्सेसफुल होगी। कुछ हर्डल्स पर वो सर्वाइव करेगी। इस रिविलेशन से क्लेन थोड़ा एलिवेटेड हुआ। एक हैवी वरी अब हटा। उसकी नज़र 2 स्पार्कली आइटम्स पर गई। दोनों स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डस्टर दे रहे थे। कैटी का बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक लाइट ब्लू ट्रांसल्यूसेंट हेक्सागनल पिलर, अंदर से लाइटनिंग जैसा फ्लिकर। पार्कर का
एक कंडेंस बॉल, एक छोटा फिश जैसा, 3 कलर्स आयरन ब्लैक, डार्क रेड और सिल्वर इंटरट्विन्ड। क्लेन तुरंत पेन और गोड स्किन कॉन्ज्यूर करता है। ये तो बियॉन्ड ट्रेड्स यूज़ करके वो पोशन फॉर्मूलाज डिवाइन करना चाहता था। पहले जब वो सीक्वेंस 7 नहीं था तब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था बिकॉज ऑफ कंटामिनेशन एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। ग्रे फॉग के बाहर भी कुछ रेजिड्यूअल इंटरफेरेंस बाकी रहता था। अब म्यूजिशियन बनने के बाद भी सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हाई रिस्क था, इसलिए हिस्टोरिकली वो मीडियमशिप पर रिलाई करता था। इस बार भी डिविनेशन अटेम्प्ट में फेलियर हुआ, लेकिन सुखद बात, क्लेन को 2 चीज़ें पता चल गईं। पार्कर इज इक्वल टू सीक्वेंस 8 शेरिफ और कैटी इक्वल्स टू सीक्वेंस 7 इंट्रोगेटर। दोनों आर्बिटर पाथवे से जुड़े हुए लग रहे थे। वो पाथवे रॉयल्स, मिलिट्री और कुछ पुराने अरिस्टोक्रेटिक हाउस के लिए रिजर्व्ड होती थी। अगर ये सच है तो ये केस सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आने लगा। पॉसिबल पॉलिटिकल कनेक्शंस, इन्फ्लुएंस पीछे काफ़ी गहरा हो सकता है। क्ले सोचता है, क्या कैपिम के किडनैप गर्ल्स किसी अरिस्टोक्रेट के स्टेट तक जा रही होंगी? क्या इसमें कोई ब्लड सेक्रीफाइस है या एस्पियोनेज? उसने कुछ कॉन्जेक्चर्स डिविनेशन से टेस्ट किए, फेल हुआ। अब वो इन सपोजिशंस को मेंटल शेल्फ पर रख देता है। उसने एक छोटा प्लान फाइनलाइज किया, पार्कर और कैटी के बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को हाइड करके जंक पाइल में रख देना। बाद में इन्हें यूज़ करके या बेच कर रिसोर्सेज बना सकता है। एक और आइडिया था, मिस मैजिशियन और उसकी फ्रेंड जाओ जो ईस्ट बॉरो में नेटवर्क्स रखती है, उनको इन्वॉल्व करके ज़्यादा इंटेलिजेंस निकाल सकता है। पर क्लेन जानता था हेल्पर्स को इन्वॉल्व करने से कंट्रोल मुश्किल होता है और अभी टाइम क्रिटिकल है। वो थोड़ा आगे चलता है। मैजिशियन प्रिंसिपल्स को लेकर उसने अपने नोट्स बनाए, पेन और गोड स्किन पे राइटिंग। Never perform unprepared. Challenge the impossible, even if the final outcome is an illusion. Take initiative to perform. Try to get applause from audience. Wield control of target's attention. क्लेन इनरली नोट करता है कि डेली स्मॉल एक्टिंग और कुछ बड़ी प्रोएक्टिव परफॉर्मेंसेस से वो मैजिशियन पोशन जल्दी डाइजेस्ट कर लेगा और उसका टारगेट न्यू ईयर तक एक्विजिशन था। 2 months लेफ्ट टू जनवरी 1, 1350। ये उसका टाइम फ्रेम था। थोड़ी सी सेल्फ डेप्रिकेटिंग लाफ्टर के साथ वो सोचता, चैलेंज द इम्पॉसिबल, इजंट दैट कोटिंग डेथ? फिर उसने अपने आइटम्स, ब्लैक एम्पायर कार्ड, बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल एटसेट्रा पैक किया और ग्रे फॉग से रियल वर्ल्ड में आया। चीप होटल में क्लेन का रिचुअल कैंडल अभी भी था। वो सब चीज़ें क्विकली क्लियर करता है। वर्कर्स जैकेट पहनता है जिसे उसने 4 सोली में खरीदा था। एक स्वीट आइज टी पैक करता है और विंडो में अपनी ब्लर्ड रिफ्लेक्शन को देखता हुआ एक छोटा सा स्माइल निकालता है। चीयर्स। 7:58 PM क्लेन ब्रेवहार्ट्स बार के आसपास घूमता है और फिर आई ऑफ विजडम के बियॉन्डर गैदरिंग के दरवाजे पे नॉक करता है। इस बार आयरन मास्क और हुडेड रोब पहने हुए, बिल्कुल ऑर्डिनरी डिस्गाइज। इसी वक्त जाओ, जो रातों में अपने कॉन्टैक्ट्स चेक करती रहती है, एक नया साइन नोटिस करती है। एक गोल्डन मास्क मैन का साइन जो पहले आया था जब उसने शेरिफ फार्मूला लिया था। अब वो इमरजेंसी मीटिंग का साइन दे रहा है। जाओ सोचती है गोल्डन मार्समैन पहले मिशन प्रॉमिस कर चुका था जिससे वो इंग्रेडिएंट्स अफोर्ड कर सके। अब वो मीटिंग चेक करने का डिसाइड करती है। आधे घंटे बाद जाओ रिमोट एली से निकलकर गोल्डन मार्समैन के पास जाती है। वो अभी ब्लैक टक्सीडो में है। लाइट ब्राउन आइज से जाओ को स्कैन करता है। देयर इज अ मिशन फॉर यू, वो कहता है। जाओ टिपिकल स्टाइल में सवाल पूछती है, डिफिकल्टी एंड पे। गोल्डन मार्समैन नच करता है मास्क को। नॉट डेंजरस बट कैन बी वेरी डेंजरस डिपेंडिंग ऑन हाउ यू डू इट। इनिशियल पे 30 pounds. If you find useful intel, I may give you a sheriff corresponding ingredient. जाओ का टेंशन हुक हो जाता है। What's the mission? वो पूछती है। Figure out who has been recently keeping tabs on capping. वो बोलता है। जाओ इंस्टेंटली गेस्ट से रिजेक्ट कर देती है। I hate him. पर गोल्डन मास्क मैन चुप नहीं होता। You are not working for Capim. He is dead. जाओ स्टंड हो जाती है। Dead? Body covered with tarot cards, Judgment and the Emperor. Also pay attention to cases in recent years that involved tarot cards but weren't reported. क्लेन के दिमाग में अब मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ दौड़ रहे थे। रेस्क्यू कंप्लीशन, पोर्शन डाइजेशन प्रोग्रेस, बेचने, यूजिंग बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रिसोर्सेज और इस नए सीक्रेट ग्रुप रिचुअल सिग्नेचर के इम्प्लीकेशंस। उसने अपना कोट ठीक से पहना, मास्क एडजस्ट किया और गैदरिंग में घुस गया नए क्लूज और ऑडियंसेस की तलाश के लिए। चैप्टर 382 शेरवुड बोरो, वो छोटा सा घर जहां जाओ और फोर्स रहती हैं। फोर्स अभी अपनी नई किताब का शुरुआती हिस्सा फिनिश करके एक सिगरेट जलाने का सोच रही थी, मस्त मूड में, कि तभी जाओ दरवाज़ा ज़ोर से धक्का मारकर अंदर आ गई। स्मोकिंग हार्मफुल है, जाओ ने नखरे से स्निफ किया। फोर्स हंसी से बोली, तू आई क्यों इतनी टेंशन में? जाओ ने अपने खुरदुरे ब्लॉन्ड बालों को जड़ से खुजली करते हुए चेयर पर फ्लॉप किया। वो गोल्डन मास्क आदमी कांटेक्ट पे आया, याद है?
जिसने मुझे पहले शेरिफ का फॉर्मूला बेचा था मिस्टर ए के गैदरिंग में, उसने एक मिशन दिया। इनिशियल रिवॉर्ड 30 पाउंड। सिंपल लगता है पर डेंजर हो सकता है। फोर्स ने सोच के कहा, उस आदमी के पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो क्यों तुझे रोप करेगा? तेरी कोई खास स्किल नहीं जो वो ना जाने। एनीवे, मिशन क्या है? जाओ ने सीधे बोला, चेक करना कि रिसेंटली किसी ने कैपिम को वॉच किया या नहीं। फोर्स का चेहरा इंस्टेंटली चेंज हुआ। राइटर का इंस्टिंक्ट चालू हुआ। कैपिम हु? ह्यूमन ट्रैफिकर जिसको गैली पे लटकाया भी जाना चाहिए था। कैसे मारा गया? उसने डिटेल्स नहीं दी, बस कहा सीन अजीब था। कॉप्स पे टैरोट कार्ड्स बिखरे हुए, फेस पे जजमेंट और द एम्परर। जाओ ने बताया। फोर्स का दिमाग तुरंत चलता हुआ, कहीं कहीं से प्लॉट्स और थीम जोड़ने लगी। जजमेंट तो उसका वर्डिक्ट दिखा रहा है, पर द एम्परर क्या डेनोट कर रहा है? कोई हीरो का कोड नेम? किसी सीक्रेट ग्रुप का सिंबल? ये राइटर ब्रेन ऑटोमेटिक पैटर्न देखता है। और फिर फोर्स का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। वो सोच में पड़ गई। टैरोट कार्ड्स? उसका दिमाग तुरंत अपनी रीसेंट डिसीजन पे गया। टैरोट क्लब, हमारे ग्रुप का रेफरेंस? क्या हमारे अंदर से किसी ने ये रियल वर्ल्ड एक्शन लिया? फोर्स को हल्के से डर के साथ एक्साइटमेंट भी फील हुई। अगर ये टैरोट क्लब से जुड़ा हुआ है तो मतलब हम सिर्फ ग्रे फॉग के ऊपर के लोग नहीं, रियल वर्ल्ड में भी कुछ हो रहा है। वो खुश भी थी और वरीड भी, बिकॉज एक्सपोजर डेंजरस हो सकता है। उसी समय आई ऑफ विजडम की गैदरिंग में क्लेन एक अटेंडेंट के साथ एक्टिविटी रूम में एंटर करता है। रूम में सिर्फ एक कैंडल जल रही थी। डिम येलो लाइट पूरे सीन को एक घोस्ट स्टोरी जैसा बना रही थी। लोग आयरन मास्क और ब्लैक रोब्स पहने हुए, मिस्टीरियस वाइब्स हैवी। जब क्लेन सीट पे बैठा, उसको एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कैंडल की फ्लेम उसकी तरफ देख रही हो। एक छोटी सी पैनिक क्रॉल हुई। उसने महसूस किया कि कर्टेन एकदम जल उठेगी और उसकी सांस बंद कर देगी। चेयर के नीचे से वुडन थॉर्न्स निकल के उसके शरीर में घुसेंगे। ये कोई नॉर्मल प्रीमोनिशन नहीं था, ये कॉन्टिन्यूअस इंसिस्टेंटली इंट्रूसिव इमेज था, बार बार दिमाग में रिपीट हो रही थी। क्लेन ने अंदर से सोचा, क्या मेरा स्पिरिट बॉडी अभी फाइट के बाद डैमेज के साइंस दे रहा है? पर वो अंदर बैठकर और ज़्यादा अनईजी हुआ। शैंडलियर गिरने का ख्याल, कॉफ़ी टेबल ने ट्रिप कर देने का ख्याल, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी उसके माइंड में हॉरर मूवी जैसे फ्लैश करती रही। मास्क छूते ही जैसे सब डिसअपियर हो गया। रूम के बाहर आते ही वो फीलिंग तुरंत गायब। इसने क्लेन को यकीन दिलाया कि ये सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं, कुछ इनविजिबल एंटिटी है रूम के अंदर जो उसका स्पिरिचुअल सेंस ट्रिगर कर रहा था। एक ऐसी चीज़ जो डिटेक्ट हो रही थी, पर उसका शेप या नेचर सोचना मुश्किल था। क्लेन बिना आवाज़ की गैदरिंग से निकल पड़ा। ब्रीदिंग थोड़ी तेज़ हो गई थी। उसके दिमाग में एक नाम आया, ब्रेवहार्ट्स बार का मॉनिटरिंग एरिया, जहाँ पहले रेथ स्टीव मरा गया था मिस शैरन, मैरिक और कंपेनियंस के हाथों। उनकी मौत रोज स्कूल ऑफ थॉट के हाई सीक्वेंस लोगों को गुस्से में ला सकती थी। क्लेन सोचा, क्या वही कोई हाई सीक्वेंस बियॉन्डर यहाँ की गैदरिंग के आसपास नज़र रख रहा है? अगर हाँ, तो वो डेंजरस हो सकता है। और क्लेन खुद भी आज रात बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल और सन ब्रूच यूज़ कर चुका था। अगर उसने वो आइटम्स ग्रे फॉग के बाहर रखे होते तो डिविनेशन से इमीडिएटली पकड़ा सकता। खैर, उसने पहले ही उन्हें ऊपर छोड़ दिया था। होली इवेंट कैथेड्रल में कार्डिनल एश स्नेक मैंडेटेड पनिशर्स के कैप्टन से पूछता है, कैपिम कौन है? विला में डंजन क्यों? कैप्टन भारी आवाज़ में बोलता है, टाइकून है, रूमर्ड ह्यूमन ट्रैफिकर, मिसिंग गर्ल्स से जुड़ा हुआ। कार्डिनल स्नेक थोड़ा और पुश करता है, इतने बियॉन्डर्स उसके पीछे क्यों? उनके सीक्वेंस भी हाई लग रहे हैं। कैप्टन डर के साथ बोलता है, बियॉन्डर मीन्स से क्लू नहीं मिल रहे, फेलिंग हो रही है। कार्डिनल स्नेक एंट्रीज नोटबुक में लिखता है, कैपिम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टैरेट रिचुअल, स्ट्रेंज स्पेक्टर विदाउट हाई सीक्वेंस, कंसील्ड प्लॉट, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का ऑर्डर देता है। एम्प्रेस बोरो अर्ल हॉल का विला ऑर्डर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी। उसके फादर न्यूज़पेपर पर हंसते हुए बोलते हैं, कैपिंग मर गया, पेपर्स कह रहे हैं हीरो बैंडिट ने किया, ब्लैक एम्परर नाम से। ऑड्रे का माइंड लाइटनिंग से जगता है। ब्लैक एम्परर, कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी या मिस्टर फूल से जुड़े कुछ सिंबल्स उसको याद आते हैं। टैरोट और ब्लैक एम्परर का एक शॉर्ट सर्किट उसके मन में हो जाता है। इंटरेस्टिंग, वो सोचती है, हीरो बनने का ये एंगल, पर टैरोट का इन्वॉल्वमेंट डेंजरस और सिंबॉलिक दोनों है। चैप्टर 383। ऑड्रे जब ब्रेकफास्ट टेबल पर थी, उसके फादर अर्ल हॉल अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराए, कैपिम मर गया। ऑड्रे ने नेचुरल क्यूरियोसिटी दिखाई, कौन था वो? एक्चुअली उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, पर एक नोबल डॉटर और टेलीपैथिस्ट होने के नाते उसने अपने फादर की शेयरिंग इंस्टिंक्ट को इनकरेज करना था। अर्ल हॉल ने पेपर उठाकर बोला, एक टाइकून, लेकिन असल में एक घिनौना ह्यूमन ट्रैफिकर। उसके विला से एक अंडरग्राउंड डंजन निकला, उसे मार दिया गया और कॉप्स टैरोट कार्ड से कवर थी। उसके चेहरे पर 2 कार्ड्स रखे थे, जजमेंट और द एम्परर। प्रेस उसको बोल रही है, हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर। ऑड्रे के अंदर एक स्पार्क जगी।
टैरोट कार्ड्स, और वो भी जज और एम्परर। उसने इंस्टेंटली टैरोट कार्ड्स कनेक्ट किया। उसके मन में थॉट आया, क्या ये मिस्टर फूल का ब्लेस था? क्या वही जिसने रॉयल म्यूजियम से ब्लैक एम्परर कार्ड चुराया था? उसने मन ही मन खुद को समझाया, ये सिर्फ जस्टिस के लिए नहीं हो सकता, ज़रूर पीछे कोई और फैक्टर होगा, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, ईवल गॉड या सेक्रीफाइस। और फिर उसने डिसाइड किया MI9 वाले दोस्त कैंस से इनडायरेक्टली पता लगाना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन उसकी नोबल इमेज को सूट नहीं करेगा, इसलिए उसने प्लान बनाया एनी से कहकर कि एक टी पार्टी होस्ट करेगी। ग्लेंड, कैंस, मुर्रे, क्रिस्टीन, जेन सबको बुलाएगी। वहाँ कैजुअल कन्वर्सेशन में हीरो बैंडिट का जिक्र नेचुरली आएगा और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरी तरफ 15 मिनट स्ट्रीट पर क्लेन अपनी रोज़ी ब्रेड जैम खाता हुआ न्यूज़पेपर पढ़ता है। जब उसने लाइन देखी हीरो बैंडिट ने कैपिम के सेफ से सब चुरा लिया, तो उसका बस निकल गया। क्या सेफ? मैंने कुछ नहीं उठाया। वो इंटरनली प्रोटेस्ट करता है 3 बार। सच ये था कि उसने सेफ ब्रीफली चेक किया था, सिर्फ देखा कि ज्वेलरी, डीड्स, गोल्ड बार्स रखे थे, लेकिन उनको ले जाना ना पॉसिबल था ना यूज़फुल। एक्सप्लोजन के बाद उसके स्पिरिट बॉडी की कैरिंग लिमिट कम हो गई थी। उसने कुछ नहीं उठाया, पर शायद इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में सेफ लूट लिया और ब्लेम उस पर आ गया। क्लेन न्यूज़पेपर बंद करके साइब ब्लैक टी सिप करता है और हल्का सा स्माइल देता है। हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर, नाम तो बड़ा ही मस्त है, पसंद आया। उसने अपनी रूटीन डिटेक्टिव पर्सोना मेंटेन करने के लिए कोट, हाफ टॉप हैट और केन उठाया और ब्रोकन एक्स लेन की तरफ निकल पड़ा, वही जगह जहाँ डेजी गायब हुई थी। क्लेन ने डिसाइड किया कि एक्ट कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर ऑफिशियल सोचेंगे भी तो वो देखेंगे कि एक ऑर्डिनरी डिटेक्टिव ने बस एक छोटी लड़की के लिए सर्च किया और केस एक्सीडेंटली हीरो बैंडिट से लिंक निकल आया। सुबह 9 बजे ईस्ट बोरो डेजी घर आई, एक लोकल पुलिस कांस्टेबल के एस्कॉर्ट में। उसके साथ और भी किडनैप लड़कियां थी जो रात को कैथेड्रल में रखी गई थी। डेजी अभी भी पैनिक में थी, पर जब अपार्टमेंट का डोर खुला तो अंदर से फ्रेजा की चीख निकली, डेजी! वो छोटी हिरन की तरह भाग कर आई और अपनी बहन को गले लगा लिया। लिव माँ आंखों में आंसू, हाथ कपड़े पर पोंछती हुई पूछती है, बेटा कहाँ थी तू? कांस्टेबल ने स्ट्रेट जवाब दिया, किडनैप हुई थी, रेस्क्यू कर लिया गया। लिव बस कॉन्टिन्यूसली थैंक यू बोलती रही। फ्रेजा ने कैजुअली ऐड किया, वो डिटेक्टिव अभी भी सर्च कर रहा होगा, उसके पास तुम्हारी वोकैबुलरी बुक है। लिव ने डिसाइड किया ओल्ड कॉलर से बुलवा देंगे और डिटेक्टिव को थैंक यू बोलेंगे। डेजी ने हल्का सा हिचकिचाते हुए बताया, पुलिस ने नहीं बचाया, एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जेल वाली डोर्स खुद खुल गई, हम भाग निकले। मैंने रूफ पर एक आदमी देखा, ब्लैक आर्मर, क्राउन जैसा हेलमेट और केप। वो सिर्फ खड़ा था, हमें क्वाइटली देख रहा था, कोई बैड लोग पीछे नहीं आए। फ्रेजा के चेहरे पर चमक आ गई। हीरो? डेजी ने भी कंफर्म किया, हाँ एक हीरो। लिव अभी भी शॉक में थी, पर रिलीफ ने उसके दिल को हैवी कर दिया। तीनों माँ बेटियां एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहे। इसी वक्त बैकलैंड के एक सीक्रेट चैम्बर में कुछ लोग कॉन्फिडेंशियल मीटिंग कर रहे थे। वो लैनेवस और कैपिम केस कंपेयर कर रहे थे। एक एनालिस्ट बोला, कॉमन चीज़ सिर्फ यह है कि दोनों में ईविल का डिफीट हुआ। लैनेवस एक अलग किलर था, कैपिम एक अलग स्पेक्टर जैसा इंट्रूडर। शायद 2 अलग इंसान, पर दोनों ने टैरोट कार्ड्स छोड़े। दूसरे ने कहा, हो सकता है कॉपी कैट क्राइम हो या एक ऑर्गेनाइजेशन जो टैरोट को अपना सिंबल बनाती है। कंक्लूजन क्लियर था, एक टैरोट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। फोर्स और जाओ के रेंटेड घर में भी डिस्कशन चल रही थी। फोर्स अपनी नई बुक लिखकर सिगरेट निकाल रही थी जब जाओ अंदर आई और बताया, गोल्डन मास्क आदमी ने मुझे मिशन दिया है। सिंपल लग रहा है, 30 पाउंड रिवॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेट करना है कौन कैपिंग को ट्रैक कर रहा था। फोर्स ने तुरंत बोला, कैपिंग वही ट्रैफिकर, मर गया ना वो? जाओ ने हाँ में जवाब दिया और टैरोट कार्ड्स वाला डिटेल भी बताया। उसके कॉप्स पर जजमेंट और एम्परर कार्ड्स थे। फोर्स इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। टैरोट कार्ड्स, उसके मन में टैरोट क्लब फ्लैश हुआ। क्या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेस है? लेकिन एम्परर नाम का कोई मेंबर नहीं। फोर्स के अंदर थ्रिल और वरी दोनों एक साथ भर गए। रात को ब्रेवहार्ड्स बार के पास आई ऑफ विजडम की गैदरिंग चल रही थी। क्लेन अपनी यूजुअल आयरन मास्क और रोब में एंट्री लेता है, लेकिन जैसे ही रूम में आया उसको हर जगह डेंजर एसोसिएशंस होने लगे। कैंडल फ्लेम जैसा उसका सर जला देगी, चेयर जैसे एक्सप्लोड करेगी, मास्क जैसे उसके ब्रेन में घुस जाएगा। ये नॉर्मल प्रीमोनिशन नहीं थी, ये लगातार हेलुसिनेशन लाइक एसोसिएशन थे। उसने गैदरिंग में पार्टिसिपेट किया पर कोई डील नहीं की, बस ऑब्जर्व करता रहा। रूम से बाहर जाते ही ये फीलिंग वैनिश हो गई। तब क्लेन को समझ आया वहाँ एक हाई सीक्वेंस एंटिटी मौजूद थी, इनविजिबल और इम्परसेप्टिबल। शायद रोज स्कूल का कोई रिवेंजफुल बियॉन्डर जो स्टीव के डेथ से गुस्सा है। उसने अपने आप को रिमाइंड किया, लकी रहा जो बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल और सनबूज को ऊपर छोड़ दिया, वरना ट्रेस हो जाता। क्लेन ने साइलेंटली कंक्लूड किया,
बियॉन्डर वर्ल्ड ट्रूली टेरिफाइंग है, एक गलत कदम और शो खत्म। चैप्टर के एंड में डेजी अपनी माँ और बहन के साथ सेफ है, उनका घर रोटी पानी के साथ फिर नॉर्मल रूटीन पे लौट रहा है, लेकिन उनकी आंखों में हीरो का शैडो अभी भी चमक रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स सीक्रेट मीटिंग में टेरर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्जेक्चर कर रहे हैं। ऑड्रे टी पार्टी प्लान कर रही है अपने नोबल चार्म से इनडायरेक्टली MI9 से इन्फो निकालने के लिए। फोर्ड और ज़ायो अपने कनेक्शन को लेकर कॉशियस है। क्लेन अपना डिटेक्टिव मास्क और हीरो बैंडेड आइडेंटिटी दोनों बैलेंस करता हुआ क्वाइटली बैकलैंड की गलियों में चल रहा है। एक मैजिशियन जो इम्पॉसिबल को परफॉर्म करने के बाद भी अपनी एनोनिमिटी मेंटेन कर रहा है। चैप्टर 384 एम्प्रेस बोरो ऑल हॉल की ऑपुलेंट विला। क्रिस्टल शैंडलियर्स के नीचे ड्राइंग रूम में वार्म सनलाइट कर्टेन्स के गोल्डन एजेस से फिल्टर होके गिर रही थी। हवा में माउंट सेंट डेरसी की कॉफ़ी की रिच एरोमा और क्वींस ब्लैक टी की सॉफ्ट फ्रेगनेंस घुल के एक इंटॉक्सिकेटिंग सिम्फनी बना रही थी। महोगनी टेबल के सेंटर पे एक 3 टीयर्ड हाई टी ट्रे रखा था। फ्रूट टार्ट्स, क्रीमी एक्लेयर्स और डेलिकेट कैरेमल पुडिंग्स, सब एकदम आर्टिस्टिक अरेंजमेंट में। ये था ऑड्रे का केयरफुली प्लान्ड हाई टी पार्टी। गेस्ट सिर्फ उसके नोबल बॉर्न फ्रेंड्स थे, वो लोग जो मिस्टिसिज्म के एंथुजियास्ट भी थे, लेकिन अपनी स्टेटस की वजह से ऑफिशियल्स ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना अवॉइड करते थे। जेन अपनी लेस ग्लव्स को एडजस्ट करते हुए सॉफ्टली लाफ कर रही थी। मर्रे और क्रिश्चियन एनिमेटेड डिस्कशन में थे। सभी एक ही टॉपिक पे आखिरी में कवरेज कर गए, लास्ट नाइट के मिस्टीरियस हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर। ऑड्रे अपनी एलिगेंट स्माइल के पीछे सबको एक सटल साइकिक नज दे रही थी। उसकी टेलीपैथिक इंट्यूशन उसे बता रही थी कि वो क्राउड के इमोशंस इजीली गाइड कर सकती है, बस थोड़ा सा प्रॉम्प्ट और सबका क्यूरियोसिटी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो गया। ये हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर, तुम लोगों को लगता है कि उसके पास कैसी पावर्स होंगी? क्रिस्टियन ने वाइल्ड आइज के साथ पूछा। उसके वॉइस में इनोसेंट वंडर था। ऑड्रे ने अपना टी कप सॉफ्टली उठाया, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने कैजुअली अपना ग्लैंस कैंस लेहरसन की तरफ शिफ्ट किया। टॉल थिन और MI9 से जुड़े नोबल बॉर्न यंग मैन, ये एक सिग्नल था और सबने नेचुरली अपने क्वेश्चंस कैंस की तरफ रिडायरेक्ट कर दिए। कैंस ने कॉफी स्टिर करते हुए रिलैक्स टोन में कहा, डायरेक्ट जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कुछ फैक्ट्स बता सकता हूँ। डाइनिंग हॉल में सिर्फ गैस एक्सप्लोजन के ट्रेसेस नहीं मिले, डिटेक्ट किया गया कि पॉइजन यूज हुआ था। पेपर सब्स्टिट्यूट्स काम में आए थे, स्पेक्टर्स श्रेक सुनाई दिया और होली पावर्ड बुलेट्स भी यूज हुए। और सबसे बड़ा क्ल्यू, हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर एक स्पेक्टर स्टेट में था। रूम में एक सटल साइलेंस फैल गया। क्रिस्टीन ने सॉफ्टली गैस्प किया। मरे ने फॉरवर्ड लीन किया। तो मतलब कैपिम के घर में ऑलरेडी बियॉन्डर्स थे? ऑर्डर ने अपनी फेंट स्माइल मेंटेन रखी, पर अंदर से उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। स्पेक्टर स्टेट, सब्स्टिट्यूट्स, होली बुलेट्स, ये सब मिस्टर फूल के ब्लेस्ड की स्टाइल है। विस्काउंट ग्लेन ने डिसबिलीफ में कहा, पर कैपिम तो एक ट्रैफिकर था, एक क्रिमिनल बिजनेसमैन, उसके घर में इतने पावरफुल बियॉन्डर्स क्यों होंगे? ऑर्डर ने अपना कप सॉफ्टली रख दिया और डिलिबरेटली स्लो टोन में ऐड किया, क्या वहाँ कोई कल्ट का कनेक्शन था? कैंस ने थोड़ा स्माइल किया, लेकिन ज़्यादा रिवील नहीं किया। मुर्रे की गेस सही है, एक से ज़्यादा बियॉन्डर्स थे। डिटेल्स नहीं बता सकता, वरना कैप्टन मुझे लॉक कर देगा। ऑर्डर के अंदर एक अलग स्टॉर्म चल रही थी। कैपिम का केस में भी कल्ट इन्वॉल्व है, जैसे लैनेवेस में ट्रू क्रिएटर का था। तो मिस्टर फूल का ब्लेस्ड का मेन गोल सिर्फ ट्रैफिकिंग स्टॉप करना नहीं था, बल्कि उसके पीछे के ईविल गॉड के स्कीम को रोकना था। उसने अपने दिल में क्वाइटली कंक्लूड किया, हमारी टेरर क्लब की रियल एनिमीज़ वो हैं जो ईवल गॉड्स को वर्शिप करते हैं, बाकी सब छोटे प्लेयर्स हैं। मिस्टर फूल उन सबका नेमेसिस है। अपने खुद के थॉट पे ऑड्रे के लिप्स पे एक छोटी स्माइल आई, फिर तुरंत उसने अपने आप को स्कोल्ड किया। ऑड्रे, मिस्टर फूल के बारे में तुमने जो क्या टाइटल्स इमेजिन नहीं करना चाहिए। उसी वक्त क्लेन अपने ब्रेकफास्ट के बाद घर लौट रहा था। फायरप्लेस कोल्ड थी और नवंबर की चिल बोन्स तक घुस रही थी। उसने अपनी केन वॉल पर टिकाई और मेल बॉक्स चेक किया। एक फोल्डेड लेटर अंदर रखा था, होल्ड कॉलर का। क्लेन ने लेटर खोला और तुरंत रिकॉग्नाइज किया, ये डेजी की हैंड राइटिंग है, वोकैबुलरी बुक वाली नीट स्क्रिप्ट। मैसेज सिंपल था। उसने क्लेन को थैंक किया, बताया कि वो सेफली घर लौट गई है और पोलाइटली रिक्वेस्ट किया कि उसका वोकैबुलरी बुक वापस लाना। क्लेन सॉफ्टली चकल्ड, कितनी पोलाइट लड़की है। उसने फिंगर स्नैप किया और लेटर को फायर में डिसॉल्व कर दिया, कोई क्लू पीछे नहीं छोड़ा। उसने डिसाइड किया कल ईस्ट बोरो जाके पर्सनली डेजी को बुक और होल्ड कॉलर के खर्चे रीइम्बर्स करेगा। अपने आप से मुस्कुराते हुए बोला, कैप्टन अब मेरी बारी है एक्सपेंस क्लेम अप्रूव करने की। आफ्टरनून में क्लेन एंटर्ड द ग्रैंड हॉल। रेड वेस्टेड अटेंडेंट को ऑर्डर दिया, माकीज ब्लैक टी और डेजर्ट कॉर्नर टेबल पे भेजना। टेबल पे ऑलरेडी डॉक्टर एरन सेरेस, गोल्ड ट्रिम ग्लासेस वाले फेमस सर्जन, माइक जोसेफ, डेली ऑब्जर्वर का चार्मिंग रिपोर्टर और टैलिम ड्यूमॉन्ट, इक्वेस्ट्रियन टीचर बैठे थे।
टैलिम ने क्लेन को देख के वार्म स्माइल दी। ओह, हमारे ग्रेट डिटेक्टिव आ गए और हम अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। क्लेन ने सीट ली। माइक ने हैंडशेक के साथ बोला, एक्चुअली शेरलॉक, मुझे फिर से तुम्हारी ज़रूरत है। कैपिम के डेथ के बाद रेस्क्यूड गर्ल्स का इंटरव्यू करना है, फ्रंट पेज आर्टिकल बनेगा, विक्टिम्स एनोनिमस रहेंगे, पर मुझे उनसे पूछना होगा और शायद हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर के बारे में भी क्लू मिले। क्लेन ने अपने लिप्स ट्विच होने से रोका। मुझे ही ढूंढ रहा है और मुझे ही हायर कर रहा है, आयरनी। उसने कामली आंसर दिया, हम ही इस बोरो पहले भी साथ में काम कर चुके हैं, मैं मना क्यों करूँगा। डील सेटल हो गई, 10 पाउंड्स का पेमेंट कल से स्टार्ट। फिर डॉक्टर एरन ने सडनली बोला, शेरलॉक, मुझे भी हायर करना है आज रात, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। क्लेन इंटरेस्टेड हो गया। एरन ने डीप साय लेके एक्सप्लेन किया, मेरी बैड लक पहले एक्सट्रीम थी और मुझे लगता है वो एक चाइल्ड का इन्वर्टेड व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड और उसके वर्ड्स की वजह से हुआ। अब मेरी लक अचानक अच्छी हो गई है और मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। मैं उस बच्चे के घर विजिट करना चाहता हूँ, पर डर है कुछ और बैड ओमेन हो जाए। मुझे चाहिए तुम मेरे साथ रहो, ये प्रोटेक्टर के तौर पे सिर्फ आज रात, पेमेंट डिस्कस कर लेंगे। क्लेन के अंदर एक स्पार्कल आया, एग्जैक्टली वही जो मैं खुद प्लान कर रहा था, विल ऑसेप्टिन के बारे में और पता लगाना। उसने रिजर्व्ड स्माइल के साथ बोला, नो प्रॉब्लम, हम बाद में मेहनत आना फाइनलाइज कर लेंगे। डीप अंडरग्राउंड चैम्बर्स में डेरिक बर्ग अपने स्टोन टेबल पे बैठा था। उसके सामने एक ट्रांसल्यूसेंट वर्म था जिसमें 12 सर्कुलर रिंग्स थे। ये था एमॉन के अवतार का रेमिनेंट। डेरिक ने ओरिजिनली प्लान किया था कि टैरट मीटिंग में मिस्टर फूल से सीधा पूछे, पर गिल्ट और हेजिटेशन की वजह से उसने डिसाइड किया कि पहले अपने पियर्स जस्टिस और हैंगमैन से डिस्कस करे। वॉर्म को केयरफुली हाइड करने के बाद उसने एक और चीज़ याद की। शेफर्ड एल्डर लोविया की लीड में जो टीम फॉलन क्रिएटर के हाफ डिस्ट्रॉयड टेम्पल एक्सप्लोर करने गई थी, वो अब तक रिटर्न करनी चाहिए थी। लोकेशन सिटी ऑफ सिल्वर से दूर नहीं थी और एक अनएक्सप्लोर्ड डायरेक्शन में थी। डेरिक ने डिसाइड किया कि वो खुद जाके चेक करेगा। उस एक्सपीडिशन में उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे और उसका दिल उनके लिए वरी से भर गया। चैप्टर 385। बिजली के तारों से रात का काला आसमान चमक रहा था। डेरिक बर्ग ने अपने हाथ में एक्स ऑफ हरिकेन चिपकाए रखी थी, लेकिन उसने किसी से नॉक नहीं किया। वो सीधा सिटी ऑफ सिल्वर की ट्रेनिंग फील्ड की तरफ चला गया, वही जगह जहां हर एक्सप्लोरेटरी टीम को वापस आने पर कुछ टाइम तक रोक देते थे। सिटी ऑफ सिल्वर ने ये पॉलिसी हज़ारों सालों का तजुर्बा देख के बनाया था। जो लोग अंधेरे वालों जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, उनके ऊपर कोई अजीब चीज़ चिपक गई हो तो वो क्वारंटीन में आके उसका टेस्ट करवा लें। सिंपल आइडिया पर बहुत काम का। जब डेरिक ट्रेनिंग ग्राउंड में घुसा, उसकी नज़र तुरंत पड़ी। एल्डर लोविया वहाँ खड़ी थी, एक गॉर्जियस और मैच्योर औरत जो थोड़ी लेट 30s वाली लगती थी। साथ ही 2 लोग उसकी उम्र वाले भी वहाँ नजर आए, लोग जिनको डेरिक पहले से जानता था। सिटी छोटी थी, लोग एक दूसरे को पहचानते थे। स्कूल, प्रैक्टिस ग्राउंड्स, पेट्रोल सब कॉमन था। सबसे ज़्यादा फेमिलियर चेहरा था डार्क रेजेंस का, मीडियम हाइट, थोड़ा मोटापा लेकिन स्ट्रॉन्ग, हमदर्द, चीयरफुली स्माइलिंग, एक सीक्वेंसिएट ग्लैडिएटर जाइंट पाथवे। जैसे ही डेरिक ने डार्क को देखा, उसने हाथ हिलाया, पर बीच में एक ट्रांसपेरेंट डार्क एम्बर वाली दीवार थी, स्टील जैसी हार्ड, साउंड को ट्रांसमिट करने वाली। उन दोनों का इंटरेक्शन एकदम फॉर्मल रिचुअल जैसा लग रहा था। हम ठीक हैं, सब सेफ है, पर डेरिक के अंदर एक अजीब खौफ सा लहराया। डेरिक को डार्क की स्माइल देख के ऐसा लगा जैसे कोई रून टावर के अंधेरे में कैम्प कर रहा हो और छुपा हुआ डर एकदम से वापस आ गया। डार्कनेस की वो फीलिंग, वो वेट, छोटी छोटी चीज़ें भी भयानक लग रही थी। वही टाइम पे कोयला क्लब में क्लेन और डॉक्टर एरन ने अपनी डील फिक्स कर ली, 2 पाउंड्स फॉर 2 नाइट प्रोटेक्शन। क्लेन अंदर से थोड़ा अम्यूज हुआ। डॉक्टर से पैसा कमाना सच में आसान था। उसके दिमाग में एक छोटी सी नॉस्टैल्जिया भी थी, नाइटहॉक से ज़माने की, जब एवरीथिंग हैड अ डिफरेंट प्राइस। दोनों ने डिसाइड किया कि रात को विल और सेप्टिन के पास जाएंगे। टाइम अभी भी 3 बजे थे, इसीलिए गेम ऑफ अपग्रेड चल रहा था। टालिम इक्वेस्ट्रियन टीचर, माइक रिपोर्टर, डॉक्टर एरन और क्लेन टेबल पर बैठ के कार्ड्स खेल रहे। क्लेन सोच रहा था, टेनिस, लाइब्रेरी, हेल्दी लाइफ, ये सब ठीक था, पर ज़िंदगी कभी सीधी नहीं चलती। गेम के बीच में क्लेन ने देखा कि तालिम के मूड पहले से बहुत बेहतर था। उसका एक फ्रेंड जो फॉरबिडन लव के केस में फंसा हुआ था, अब शायद सेटल हो गया था। क्लेन डिटेक्टिव होने के नाते क्यूरियोसिटी में फिर भी रहता, पर वो प्रोफेशनल था, पर्सनल क्वेश्चन सीधे नहीं पूछता। टालिम ने हल्के टोन में बताया, एक नोबल जेंटलमैन का प्यार एक कॉमनर से था। सोशल रूल्स और स्टेटस इश्यूज थे, पर आखिरकार लड़की ने सेक्रीफाइस कर दिया या वॉलंटरीली लीव कर दिया। सिंपल ह्यूमन स्टोरी, कोई सुपर नेचुरल ट्विस्ट नहीं। क्लेन ने थोड़ा कैंटल से सोचा,
मैं अपनी मैजिक से आज सबके पैसे ले सकता था, पर ऑनेस्ट रहना ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। गेम में उसने 5 सोली जीते, छोटा सा थ्रिल। शाम का खाना कोई लाग में हो गया। सोनिया लॉबस्टर्स का एक लिमिटेड प्लेट और फिर क्लेन और डॉक्टर एरन ने कैरिज पकड़ी और 66 डाल्टन स्ट्रीट नॉर्थ बोरो की तरफ निकले। वही एड्रेस जो डॉक्टर एरन ने याद रखा था फॉर विल। गेट पे मेड ने दरवाज़ा खोला, कन्फ्यूजन से पूछा, जेंटलमैन किसकी तलाश है? एरन ठंडा सा बोलता है, विल ऑसेट 10। मैं उसका टेंडिंग फिजिशियन हूँ, फॉलोअप के लिए आया हूँ। मेड ने कहा कि वो सिर्फ फ्यू डेज से वहाँ काम कर रही है, थोड़ी देर में मास्टर को बुलाती हूँ। फिर एक ओल्ड जेंटलमैन आया, एक नेबर या लैंडलॉर्ड का रिप्रेजेंटेटिव। उन्हें सीधे बता दिया विल ऑसेट 10 और फैमिली ऑलरेडी मूव कर चुके थे ऑन डेट। एरन ने अपनी फिंगर्स गिनते हुए उस डेट पे फ्राउन किया। वाई वुड समवन मूव जस्ट 2 days आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल आफ्टर एन ऑपरेशन? सस्पिशियस। क्लेन पोलाइटली पूछता है, क्या पता है कि दे मूव टू वेयर? ओल्ड जेंटलमैन कर्टली, नो आइडिया। क्लेन, डिड दे लीव एनीथिंग बिहाइंड? ओल्ड जेंटलमैन, सम स्टफ, बट प्रीवियस ग्रुप ऑफ पीपल टुक देम अवे। क्लेन का एक्सप्रेशन थोड़ा बिटर हुआ। नाइट हॉक्स, दे ऑलवेज स्वीप क्लीन, मीटिंग फॉर्मर कलीग्स, स्पेशली लॉ एनफोर्समेंट टाइप्स, ऑफन मीन्स दे प्रीम्प्ट योर लीड्स। क्लेन ने अपने फ्रस्ट्रेशन को अंदर ही अंदर फील किया। दे लेफ्ट द डोर पोलाइटली। क्लेन टू एरन, लगता है तुम्हें अब पीछे नहीं जाना चाहिए। फॉलो अप और पेशेंट केयर ही तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एरन ने एक लम्हा सोचा, फिर रिजाइनेडली बोला, हाँ, शांति से पेशेंट केयर ही करूँगा। जो हुआ हुआ, मैं अपना काम अच्छा करूँगा। उसकी सिंप्लिसिटी एक कंफर्ट थी, डॉक्टर होने का प्रैग्मेटिक साइड। फिर क्लेन कैजुअली पूछता है, बाय द वे, विल के लेफ्ट लेग में क्या हुआ था? एरन रिकॉर्ड, लेफ्ट काफ पे स्ट्रेंज ट्यूमर बन गया था जो एक सर्कुलर रिंग जैसा था और ब्लड वेसल्स पे प्रेस कर रहा था। इनिशियली हमने ट्राई किया प्रिजर्व करने का, पर कंडीशन वर्जन हो रही थी। बच्चा थोड़ा डर गया था, पर लॉजिकली वी हैड टू रिमूव इट फॉर सर्वाइवल। क्लेन ने हल्का सा स्माइल किया, अपना डिटेक्टिव क्यूरियोसिटी थोड़ा दबाया और दोनों अलग हो गए। इस चैप्टर की कोर टोन सिंपल ह्यूमन स्टफ पे एंड होती है। एक्सपेडिशन के क्वारंटीन का हैवी एटमॉस्फेयर, कोई लाग में नॉर्मल लाइफ के छोटे लग्जूरियस और गॉसिप, और विल के केस में नाइट हॉक्स का इंटरफेरेंस, सब एक साथ एक रियलिस्टिक अर्बन फैंटेसी टेक्सचर बनाते हैं। डेरिक का ट्रेनिंग ग्राउंड सीन और क्लेन का सोशल डिटेक्टिव रूटीन दोनों पैरेलल थ्रेड्स दिखाते हैं। एक तरफ मिस्टिकल डेंजर्स, दूसरी तरफ मंडेन बट इमोशनली टेक्सचर्ड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, और बीच में अ स्टोरी अबाउट लव, छोटी इंसानी सेक्रीफाइसेस जो टैलिम और उसकी फ्रेंड स्टोरी में नजर आई। गिव द चैप्टर इट्स ह्यूमन हार्ट। अपनी मैजिक से आज सबके पैसे ले सकता था वो, पर ऑनेस्ट रहना ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। चैप्टर 386, सिटी ऑफ सिल्वर। डेरिक बग अपने घर के एक कोने में बैठा था, आंखें खुली हुई पर दिमाग अभी भी शौक की हालत में। उसे याद भी नहीं है कि वो वापस कैसे आया। सिर्फ एक ही चीज़ याद आ रही, वो अजीब खौफ जो उसके अंदर घुस गया था, जैसे अंधेरा उसकी रूह को पकड़ के खींच रहा हो। डार्क रेजिंस, उसका पुराना टीममेट जो हमेशा एक ब्राइट फ्रेंडली स्माइल देता था, जो मस्ती में लोगों को चीयर करता था, अब वैसा नहीं लग रहा था। उसकी मुस्कान बिल्कुल ठीक थी, पर बस ठीक थी, जैसे मास्क पहनी हुई हो। उसकी आंखों में वो वार्मथ मिसिंग थी। स्माइल पोलाइट थी पर खाली, और ये छोटी सी चीज़ ही डेरिक के लिए अलार्म बेल थी। और एल्डर लोविया जो हमेशा अपने अजीब तरीके के स्पीच पैटर्न्स के लिए जानी आती थी, इस बार वो भी डिस्टर्बिंगली नॉर्मल थी, जैसे वो भी बदल गई हो। ये नॉर्मलसी ही अननेचुरल लग रही थी। डेरिक का दिल तेज धड़कने लगा। अगर ये सब फॉलन क्रिएटर के करप्शन की वजह से है तो सिटी ऑफ सिल्वर तबाह हो सकती है। उसके मन में गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन दोनों एक साथ फूट पड़े। मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? अभी भी सिर्फ सीक्वेंस 8 अभी भी अपनी सिटी को बचाने लायक नहीं। वो तुरंत उठ गया। नहीं, मैं बस चुप नहीं बैठ सकता, उसने सोचा। वो भाग के स्पायर तक जाएगा, एल्डर्स को वॉर्न करेगा। अगर सच में कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें बताना उसकी ड्यूटी थी। पर जैसे ही उसके कदम तेज हुए, डाउट्स उसके दिमाग में घुस गए। सिटी ऑफ सिल्वर के लोग हर एक्सपेडिशन के बाद कुछ ना कुछ बदल जाते थे। अंधेरे में सर्वाइव करना, होपलेस सफ़र, और मंच तक अपनी डिज़ायर सप्रेस करना, ये सब उनको चेंज कर देता। लोग डिप्रेशन में चले जाते या बहुत ज़्यादा तेज टेंस रहते, कभी कभी तो बिल्कुल नया इंसान लगते। और इसीलिए तो क्वारंटीन और साइक एनालिसिस का सिस्टम बनाया गया था। शायद मैं ही ओवररिएक्ट कर रहा हूँ, डेरिक ने अपने आप से पूछा। पर फिर एक और थॉट आया, अगर मैं अभी नहीं बोलूँगा और बाद में ये सब कुछ निकला तो पूरा सिटी बर्बाद हो सकता है। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस के बोला, बस एबनॉर्मेलिटी रिपोर्ट करूँगा, बाकी उनके हाथ में। और फिर वो स्पायर की तरफ दौड़ पड़ा। स्पायर, सिटी ऑफ सिल्वर। गार्ड ने अनयूजुअल बिहेव किया। नॉर्मली वो बहुत क्वेश्चंस पूछते थे, क्या मैटर है, क्या एजेंसी है। एल्डर्स डिस्टर्ब नहीं होते,
पर इस बार सिर्फ एक मैसेज पास करके उसे अंदर ले गए। डेरिक और भी ज़्यादा अनईजी हो गया, ये भी अलग अलग लग रहा है। जब वो अंदर आया उसने चीफ कॉलिन इलियार्ड को देखा। चीफ अपने यूजुअल ब्राउन कोट और फ्लैक्सन शर्ट में थे। वाइट हेयर थोड़ा मेसी था, पर उनकी आंखों में वो ओशियन डीप ब्लू शाइन अभी भी थी। उनके पीछे 2 स्वॉर्ड लटक रही थी, ट्रॉफीज और सर्वाइवल का सिंबल। ये वो इंसान था जिसने काउंटलेस मॉन्स्टर्स और डेविल्स हंट किए थे। डेरिक बर्ग। चीफ की आवाज़ डीप और स्टेडी थी। क्या ऐसा मैटर है जो तुम्हें मुझसे डायरेक्टली मिलने लाया? डेरिक ने सैल्यूट किया, थोड़ा सा नर्वस। योर एक्सीलेंसी, मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड पे एक्सपीडिशन टीम को देखा। डार्क रेजेंस, उसका बिहेवियर बदल गया है, उसकी मुस्कान वो पहले जैसी नहीं। और एल्डर लोविया भी अनयूजुअल थी, वो अपना बोलने का तरीका रिपीट नहीं कर रही थी जैसे पहले। कॉलिन ने उसको घूर के देखा, उनकी गेज ठंडी और पेनिट्रेटिंग थी। बस यही 2 चीज़ें? जी सर। डेरिक का वॉइस थोड़ा हिल गया। कॉलिन ने सर हिलाया और हाथ से सिग्नल किया, ठीक है, मैं ए फ्लोर को भेजूंगा इन्वेस्टिगेट करने, तुम अभी जाओ। आगे से ऐसे मैटर्स स्पायर गार्डियन को डायरेक्टली रिपोर्ट करना। आई फ्लोर, सबसे एक्सपीरियंस साइक एनालिस्ट, सीक्वेंस 6 के करीब। डेरिक ने थोड़ा रिलीफ महसूस किया, पर अंदर ही अंदर डिससेटिस्फैक्शन भी। रिस्पॉन्स बहुत प्लेन था। वो उदास होकर बाहर निकल गया, उसके कदम धीरे थे। क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं सिर्फ खुद को फूल बना रहा हूँ? पीछे कॉलिन ने उसकी पीठ को जाने दिया। उसके चेहरे पर एक डिसअपॉइंटमेंट की शैडो थी, एक एल्डर का अपने यंग सोल्जर के लिए खामोश जजमेंट। बैकलैंड मिंग स्ट्रीट। क्लेन वापस घर पहुंचा। दिन काफ़ी जल्दी था, तो उसने डिसाइड किया कि बुक ऑफ सीक्रेट्स का और स्टडी करेगा। अब जब से ये किताब उसके हाथ में आई थी, उसका अबव द ग्रे फॉग का मास्टरी और रिफाइंड हो गया था। रिचुअल्स को सिंप्लीफाई करना, स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस को कट करना और नए टेक्निक क्रिएट करना, सब ज़्यादा स्मूथ हो गया। फिर भी एक बाउंड्री क्लियर थी, उसका सीक्वेंस लेवल और स्पिरिचुअलिटी कैपेसिटी। मुझे आगे बढ़ना ही होगा, उसने अपने आप से कहा। उस रात क्लेन ने सरप्राइजिंगली अच्छा स्लीप लिया। नो इंटरप्शंस, नो बेल्स डिस्टर्बिंग हिम। मॉर्निंग में विंटर की ठंडी हवा के साथ उसने अपना ब्रेकफास्ट ट्रीट किया, शुगर्ड हार्ड बॉल्ड एग और स्ट्रॉबेरी जैम वाइट ब्रेड। एक सिंबॉलिक रिवॉर्ड अपने हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर पर्सोना के लिए। तभी डोरबेल बजी। क्लेन सोचा माइक जोसेफ होगा, उनका प्लान आज के इंटरव्यूज़ का था। पर जैसे ही उसने अपनी सीट सेंसिटिविटी को एक्टिवेट किया, एक क्लियर आउटलाइन बना। विजिटर माइक नहीं, डॉक्टर एरन था। एरन अंदर गया, फेस पेल, थोड़ा एग्जॉस्टेड। गुड मॉर्निंग एरन। क्लेन ने हल्का स्माइल दिया। कल रात लेट सोए थे क्या? एरन ने सिर हिलाया और सीधा बैठ गया। शेरलॉक, मुझे एक नाइटमेयर हुआ विल ऑसेप्टिन के बारे में। क्लेन ने तुरंत लीन किया, डिटेक्टिव मूड में। कैसा नाइटमेयर? एरन ने डिटेल शेयर की। एक पिच ब्लैक स्टीपल जिसमें एक जायंट सिल्वर स्नेक कॉयल हो रहा था, उसके रेड कोल्ड आइज से स्टेयर करता हुआ। स्टेयर्स का एंडलेस लूप, हर जगह लॉक डोर्स, डार्क कॉरिडोर्स और एंड में एक कॉर्नर जहां विल क्राउच था, एक लेग पे हॉप करते हुए, टैरोट कार्ड बिखरे हुए। विल ने उसे देख के खुशी और डर के साथ बुलाया, डॉक्टर एरन। और फिर उसने एक लाइन बोली, डॉक्टर एरन, एक स्नेक मुझे खाना चाहता है। सीलिंग से एक बड़ा सिल्वर स्नेक नीचे आया, माउथ खुला हुआ, ब्लड रेड इंटीरियर, बिना दांतों बिना टंग के, बस एक हॉरिफाइंग एबिस। एरन का फेस पेल था जब वो रिटेल कर रहा था। क्लेन ने काम होके बोला, ये सबकॉन्शियसली एक सिंबॉलिक ड्रीम हो सकता है। तुमने विल के साथ इंटरैक्ट किया, उसके सराउंडिंग डेंजर को सेंस किया, इसीलिए तुम्हारा माइंड ने एक मेटाफर क्रिएट किया। स्नेक इक्वल्स टू डेंजर, स्टीपल इक्वल्स टू हिडन इम्प्रिजमेंट और लॉक डोर्स मतलब बैरियर्स। विल एक वल्नरेबल चाइल्ड के रूप में तुम्हारी मदद के लिए पुकार रहा था। फिर क्लेन थोड़ा पॉज हुआ और सॉफ्टली बोला, पर एक सवाल है, ये ड्रीम अभी क्यों आया, कल रात क्यों? एरन ने याद किया और बोला, हाँ मुझे अभी याद आया। विल ने मुझे एक ओरिगामी पेपर क्रेन दिया था हॉस्पिटल में, बोला था डॉक्टर ये तुम्हें गुड लक देगा। मैंने उसको कैजुअल कॉफ़ी ड्रॉर में डाल दिया था। कल रात मैंने उसे निकाल के वॉलेट में रखा और उसी रात नाइट में रहा। एरन ने अपने वॉलेट से एक नीटली फोल्डेड पेपर क्रेन निकाला। क्लेन ने उसको देखा और सोचा यह सिर्फ एक सिंबॉलिक चार्म था जो विल ने इनोसेंस से दिया था। डॉक्टर मुझे लगता है विल ने तुम्हें बैड लक देने के लिए नहीं दिया, ये एक बैलेंस है। पेपर क्रेन एक विश का सिंबल है और उसने तुम्हें स्पेसिफिकली बोला था कि गुड लक मिलेगा। हो सकता है तुम्हारे सबकॉन्शियस ने उसे लिंक किया और ड्रीम क्रिएट हुआ। एरन ने ब्लैंक होकर पूछा, ओरिगामी भी रोजा लेपरर का इन्वेंशन था? क्लेन ने थोड़ा स्माइल किया, प्रोबेबली उस बंदे के अकाउंट में तो सब कुछ ही लिख सकते हैं। यहाँ चैप्टर के 2 अलग थ्रेड्स थे, डेरिक का एग्जिस्टेंशियल खौफ और सस्पिशन सिटी ऑफ सिल्वर में। क्लेन और एरन का एक सिंबॉलिक नाइटमेयर जो विल ऑफ सेप्टिन के अराउंड छुपी हुई डेंजर की तरफ हिंट करता है।
चैप्टर 387 मिन स्ट्रीट बैकलैंड। डॉक्टर एरन को फेयरवेल देने के बाद क्लेन के लिप्स पे एक पोलाइट स्माइल था, पर जैसे ही डोर बंद हुआ उसका चेहरा तुरंत ग्रिम हो गया। विलोसेप्टिन, वो बच्चा सिंपल नहीं है। ड्रीम के सिंबल्स अभी भी उसके दिमाग में फ्लैश कर रहे थे। पिच ब्लैक स्टीपल इक्वल्स टू मल्टीपल प्रोटेक्टिव बैरियर्स, एक केज। लॉक डोर्स इक्वल्स टू रेस्ट्रिक्शंस। सिल्वर स्नेक विद रेड एबिसल माउथ एंड एग्जिस्टेंशियल थ्रेड, कुछ ऐसा जो बैड लक और फेट से जुड़ा हो। और डॉक्टर एरन को ऐसा ड्रीम अब तभी क्यों आया जब उसने पेपर क्रेन अपने पास रखा। क्लेन ने अपनी स्पिरिट विजन एक्टिवेट की, क्रेन को स्कैन किया। कोई डायरेक्ट ऑरा नहीं थी, बिल्कुल प्लेन, जैसे एक इनोसेंट ओरिगामी। पर उसकी इंट्यूशन चिल्ला रही थी, ये एक मीडियम है, समथिंग टाइड टू फेट, समथिंग जो नॉर्मल डिटेक्शन के पार है। उसके थॉट्स ने एक और डेंजरस आइडिया उठाया, सिल्वर स्नेक। कुड इट बी मर्क्यूरी स्नेक, मॉन्स्टर पाथवे का सीक्वेंस 1? वो खुद को रोकता है, अभी कॉन्क्लूजन्स पे जंप नहीं करना चाहिए। स्पिरिट वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट्स। क्लेन अपने चेयर पे बैठा और डीप कॉजिटेशन में गया। बुक ऑफ सीक्रेट्स की लाइंस याद आई। स्पिरिट वर्ल्ड एक अनइमेजिनेबल जगह, ये रियल वर्ल्ड के ऊपर ओवरलैप करता है, हर वक्त हर इंसान के एस्ट्रल प्रोजेक्शन से कनेक्टेड। मगर उसका नेचर लॉजिकल नहीं, डायरेक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही सी में घुले हुए हैं, सिंबल्स ही आ सकते हैं, कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं। इसलिए हर एक पर्सन का स्पिरिट वर्ल्ड एक्सपीरियंस यूनिक होता है। तुम्हारी फिजिकल जगह प्लस तुम्हारी मेंटल स्टेट तुम्हें अलग अलग चीज़ें दिखाएंगी, और इसी वजह से किसी और का एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इवन अगर तुम दोनों एक ही बेड पे सो रहे हो, फिर भी स्पिरिट वर्ल्ड में एक दूसरे को लोकेट नहीं कर सकते। क्लेन ने साह किया, अगर मैं एरन पे मीडियमशिप करूं, तभी कंफर्म होगा कि ये ड्रीम डायरेक्ट गाइडेंस है या सबकॉन्शियस से मैनिपुलेटेड है। लेकिन क्या ये अनफ्रेंडली होगा, या फिर फादर उत्क्रास्की से मेंटल टेरर कैंडल मांगना ज़्यादा बेटर है? फिर उसने खुद ही अपना थॉट कट किया, नहीं, उस जायंट फादर ने मुझे नहीं पहचाना था। वैम्पायर एमिलिन ने पहचाना था। रिस्क कम है, पर फिर भी केयरफुल रहना होगा। वो डिसाइड करता है, आज रात को ग्रे फॉग पे डिवाइन करूँगा। अगर सेफ हुआ तो डॉक्टर एरन के घर स्नीक इन करके ड्रीम चार्म यूज़ करूँगा। अगर डेंजरस हुआ तो साइड लाइन पे ही रहूँगा। ब्रेकफास्ट के आफ्टरमैथ। क्लेन ने अपना पॉकेट वॉच निकाला, ऑलरेडी काफ़ी टाइम निकल गया था। उसका ब्रेकफास्ट भी कोल्ड हो चुका था। रिपोर्टर माइक भी अभी तक नहीं आया था। लगता है आज का इंटरव्यू डिले होगा, ही चकल्ड सॉफ्टली। फिर अपना ठंडा ब्रेड और शुगर्ड एग ख़त्म किया। एक डिटेक्टिव वेस्ट नहीं करता। उसके बाद वो ग्रे फॉग पे गया और डिविनेशन किया। शॉकिंगली कोई डेंजर इंडिकेशन नहीं आई। ये अनयूजुअल था और थोड़ा और सस्पिशियस भी। ईस्ट बोरो लिव के घर। माइक की डिले से क्लेन को एक और फ़ायदा मिला। अब वो रिलैक्स्ड होकर डेजी का वोकैबुलरी बुक रिटर्न कर रहा था। ओल्ड कॉलर के एड्रेस के थ्रू वो एक क्रैम्प्ड बंक बेडरूम में गया। वहाँ ओल्ड कॉलर ऑलरेडी वेट कर रहा था, एक्साइटेड। मैं गेस कर रहा था तुम आ जाओगे, कॉलर बोला रिलीफ के साथ। क्लेन ने कैजुअली रूम स्कैन किया और बोला, तुम्हारी इनकम के हिसाब से तुम बेटर जगह ले सकते हो, सिर्फ बंक बेड पे अपग्रेड क्यों? ओल्ड कॉलर हंसी के साथ बोला, पैसे का काफ़ी हिस्सा तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने में जाता है और बाकी फ्यूचर के लिए सेव कर रहा हूँ। ओल्ड एज में हेल्थ ख़राब होगी तो कुछ तो चाहिए ही। क्लेन 2 सेकंड्स के लिए चुप रहा, फिर सॉफ्टली सजेस्ट किया, इंश्योरेंस कंसिडर करो, सिंगल एल्डर एड पॉलिसी, रोज़ एक छोटी प्रीमियम से तुम्हें रिटायरमेंट में कम से कम खाना और शेल्टर मिल जाएगा। कोलर ने एक हैवी साई निकाला, मैं करता था पर जॉब छोड़ने के बाद प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर पाया। क्लेन ने उसके शोल्डर पे पैट की और बोला, चलो डेजी का बुक रिटर्न कर देते हैं। फिर लिव्स अपार्टमेंट में जब वो आए, डेजी फिर से आयरनिंग में बिजी थी। डैम कपड़े लटक रहे थे, पानी ड्रिप कर रहा था, रूम से स्टीम और डिटर्जेंट की स्मेल आ रही थी। सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पहले था, एक डेली ग्राइंड जो कभी ख़त्म नहीं होती। क्लेन डोर पे खड़ा हुआ और बस सॉफ्टली बोला, डेजी तुम्हारा वोकैबुलरी बुक। डेजी ने ग्रेटफुल आइज के साथ देखा, पर काम ख़त्म करने के बाद ही वापस आई। फिर उसने थैंक यू किया, सिंसियर और पोलाइट। लेव और फ्रेजा भी आए ग्रेटिट्यूड दिखाने। क्लेन ने अपने प्रिपेयर 2 पाउंड्स दिए। एक रिपोर्टर कल डेजी का इंटरव्यू करेगा, ये उसका एडवांस पेमेंट है। उसके सामने मेंशन मत करना वरना ऑकवर्ड हो जाएगा, शायद कल और भी पे करे। डेजी ने तुरंत शेक किया, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं विलिंगली उस आदमी के ईवल डीड्स एक्सपोज करूँगी। क्लेन थोड़ा स्माइल किया, वार्म पर थोड़ा बिटर। रूल्स होते हैं, रूल्स तोड़ना सही नहीं, ये लेना ही पड़ेगा।
फिर उसने लिव को देखा। ये पैसे तुम्हारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। डेजी और फ्रेजा जितना ज़्यादा सीखेंगे तुम सब उतना ही अपनी सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। लिव हेजिटेंट थी पर फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। डिपार्चर। घर से बाहर निकलते वक्त क्लेन ने पीछे देखा। डैम कपड़े, वीक फायर और थके हुए फेसेस, सब कुछ अभी भी वैसे ही था। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसके दिल में एक हैवी साह निकला। वो ओल्ड कोलर की तरफ टर्न हुआ और ऑलमोस्ट विस्पर जैसे बोला, देयर आर नो सुप्रीम सेवियर्स। ये लाइन उसके अंदर एको करती रही, एक हार्श रिमाइंडर कि इस दुनिया में चाहे तुम हीरो, बैंडिट हो या डिटेक्टिव, तुम सब कुछ नहीं बदल सकते। चैप्टर 388। क्लेन और ओल्ड कोलर ईस्ट बोरो की गंदी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में चल रहे थे। पॉट होल्स मतलब जो कि बड़े गड्ढे होते हैं सड़क पर, और गंदा पानी छप छप करके उनके बूट्स पर चढ़ रहा था। ऊपर से बारिश की नमी हवा में घुल कर और भी उदासी फैला रही थी। कोलर अपने पुराने कपड़ों और थके हुए चेहरे के साथ धीरे धीरे चल रहा था, जबकि क्लेन का दिमाग कहीं और ही भाग रहा था। उसने अभी अभी लिव के घर से निकलते वक्त वो शब्द बोल दिए थे जो ऑलमोस्ट उसके दिल की गहराइयों के दर्द थे। देयर आर नो सुप्रीम सेवियर्स। ओल्ड कोलर ने सुनने की कोशिश की। क्या कहा? क्लेन ने हल्का सा स्माइल किया, अपने केन पर उंगली घुमाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि काश लिव और उसकी फैमिली इस हालत से निकल पाए। इस छोटी सी लाइन के पीछे एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था। क्लेन एक तरफ डिटेक्टिव की प्रैक्टिकल सोच रखता था, दूसरी तरफ अंदर से एक रिवॉल्यूशनरी थॉट उठती थी। उसके अंदर एक अर्थ बॉर्न बंदा भी अभी भी था जो सोचता था कि गरीबी और जुल्म के खिलाफ मास रिवॉल्यूशन ही असली जवाब है। लेकिन अभी इस स्टीम पग मिस्टिसिज्म वर्ल्ड में उसे पता था कि बात उतनी सिंपल नहीं थी। अगर इस दुनिया में सिर्फ फायर आर्म्स होते तो शायद स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट्स और वर्कर्स आर्मीज एक दिन पावर को चैलेंज कर पाते। लेकिन यहाँ हर तरफ बियॉन्डर्स थे। उनकी सुपरनेचुरल एबिलिटीज़ ने आम इंसान की न्यूमेरिकल एडवांटेज को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। और सबसे बड़ी बात, लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कंजर्वेशन। इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड थे और हर एक पोर्शन के साथ हमेशा रिस्क था लूजिंग कंट्रोल, मतलब अपना दिमाग खोना और मॉन्स्टर बन जाना। इस वजह से एक अनसस्टेनेबल रिवॉल्यूशन इम्पॉसिबल लगता था। क्लेन के दिमाग में क्विक फ्लैशेस आए, सीक्वेंस 5 म्यूटेंट की डिस्ट्रक्टिव पावर, सील्ड आर्टिफैक्ट्स जो बिना वार्निंग के मार सकते हैं, और डेमी गॉड जो ईजिली पूरे आर्मीज को ख़त्म कर देते, और सबसे ऊपर इटीज़ खुद, एवरनाइट, स्टॉर्म्स, ट्रू क्रिएटर, ये सब रियल टैंजिबल फोर्सेस थे। एक इंसानी रिवॉल्यूशन इनके खिलाफ क्या था? सिर्फ एक छोटा सा स्पार्क जो हवा में बुझ जाता। इस कॉन्ट्राडिक्शन में ही आयरनी थी। जो लोग अपनी हालत बदलना चाहते हैं उन्हें सिर्फ तब होप मिलती है जब एक ईविल गॉड डिसेंड करने की कोशिश करता है। तभी चर्चेस और रूलिंग एलीट सडनली रिएक्ट करते हैं। तभी पुअर लोग टेम्पररी कुछ रिफॉर्म्स देख पाते हैं। लेकिन ईविल गॉड्स खुद इंसान के दुश्मन हैं। वो उनके फ्लैश और सोल दोनों खाते हैं। तो इस सिस्टम में पुअर की प्रोग्रेस का चांस सिर्फ तब होता है जब एक और भी बड़ा खतरा सबको डराता है। यह है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज वर्ल्ड की ट्रैजिकली रियल पॉलिटिक्स। क्लेन एक छोटी सी हंसी हंसा, अपने अंदर ही सोचते हुए, क्या आयरनी है, सिर्फ ईविल गॉड्स की थ्रेट से ही पुअर की ज़िंदगी थोड़ी सी सुधर सकती है। सीन शिफ्ट होता है एम्प्रेस बोरो के लग्जरी विला में। अर्ल हॉल की बेटी ऑड्रे अपनी दूसरी साइकोलॉजी लेसन अटेंड कर रही थी। रूम में माउंट सेंट डेर्सी कॉफ़ी की फ्रेगनेंस और क्वींस ब्लैक टी का अरोमा घुला हुआ था। सूजी गोल्डन रिट्रीवर अपनी एक्साइटमेंट को छुपा नहीं पा रही थी। डॉक्टर एस्केलांटे कामली बैठी हुई थी, अपने फ्लोइंग हेयर के साथ एक डिग्निफाइड प्रेजेंस। ऑड्रे पर्पजली अपनी इनोसेंस और क्यूरियोसिटी दिखाते हुए क्वेश्चंस पूछ रही थी जो साइकोलॉजी और मिस्टिसिज्म के बीच के जंक्शन पर थे। ये एक्टिंग उसकी जस्टिस और टेलीपैथिस दोनों रोल्स का एक हिस्सा था। लेसन के एंड पर डॉक्टर एस्केलांटे ने स्लाइटली कॉशियस टोन में बोला, मिस ऑड्रे, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें साइकोलॉजी और मिस्टिसिज्म के इंटरसेक्शंस पर एक्सपर्ट्स बैठेंगे। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? ऑड्रे के चेहरे पर एक नेचुरल एक्साइटमेंट चमकी, लेकिन अंदर से उसने इसको केयरफुली नोट किया। यह है एंट्री इनटू साइकोलॉजी एल्केमिस्ट। उसने क्विकली जवाब दिया, ऑफ कोर्स। डॉक्टर एस्केलांटे ने वार्निंग दी कि इसे सीक्रेट रखना होगा क्योंकि उसके एल्डर्स मिस्टिसिज्म को डेंजरस समझते हैं। ऑड्रे ने इनोसेंट स्माइल के साथ एग्री किया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर चली गई, ऑड्रे ने मिरर के सामने खुद को एक ट्विर्ल दी और सॉफ्टली बोली, ऑड्रे, यू आर ग्रेट। उसको अपनी एक्टिंग और परफेक्ट कंसीलमेंट पर सच में प्राइड हो रहा था। सूजी ने अपना टेल वैग करते हुए बोला, ऑड्रे, कैन आई जॉइन? ऑड्रे सोच में पड़ गई, फिर जेंटली बोली, अभी नहीं सूजी, तुम बहुत कंस्पिशियस हो, लेकिन शायद एक दिन तुम्हें ले जा सकती हूँ।
उसके दिमाग में टैरेट क्लब की पैरेलल इमेज फ्लैश हुई, एक और सीक्रेट सर्किल और अब एक और सर्किल जिसमें वो खुद अपनी जगह बना रही थी। सीन फिर शिफ्ट होता है 15 मिंग स्ट्रीट से। क्लेन निकलता है अपने मास्टर की और ब्लैक केन के साथ। टाइम है रात के 11 बजे के बाद। हिल्स्टन बोरो की डार्क स्ट्रीट साइलेंट है। उसका टारगेट डॉक्टर एरन का घर। क्लेन ने ऑलरेडी डिविनेशन किया था और अपने अंदर डिसीजन ले लिया था। उसको डॉक्टर एरन के सपने में घुसना है और असली सोर्स ऑफ नाइटमेयर एक्सप्लोर करना है। एक थीफ की तरह उसने इनविजिबल पैसेज ओपन करके अंदर एंट्री ली, क्वाइटली गेस्ट रूम में छुप गया। फिर जब कंफर्म हुआ कि एरन और उसकी वाइफ सो रहे हैं, क्लेन ने स्लम्बर चार्म से वाइफ को और गहरी नींद में डाल दिया। ये उसकी मेटिक्यूलस प्रिपरेशन थी, एक मैजिशियन जो अपना हर स्टेप कैलकुलेट करता है। उसने ड्रीम चार्म एक्टिवेट किया। एंशियंट हर्मिस वुड क्रिम्सन उसके लिप से निकलते ही चार्म एक ट्रांसपेरेंट फ्लेम में बदल गया जो उसको और एरन दोनों को एनवेलप कर गए। और फिर शिफ्ट एंडलेस डार्कनेस, एक सिंगल ओवल लाइट उसके स्पिरिचुअलिटी ने टच किया और तुरंत वो और एरन दोनों एक बैरन प्लेन पर खड़े थे। पिच ब्लैक स्टोन्स नीचे, ऊपर एक ब्लैक स्टीपल और उसके चारों तरफ कॉइल किया हुआ एक जायंट सिल्वर स्नेक। उसके स्केल्स नहीं थे बल्कि उसके शरीर पर डेंस ऑकल्ट सिंबल्स और व्हील्स बने थे। रेड मर्सीलेस आइज उनको प्रे की तरह देख रही थी। क्लेन इंस्टेंटली रियलाइज़ करता है ये नाइटमेयर पावर का इफेक्ट नहीं है, ये डायरेक्टली गाइडेड ड्रीम नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई और मीडियम जैसे वो पेपर क्रेन ने एरन को इनडायरेक्टली स्पिरिट वर्ल्ड के थ्रू एक रिविलेशन फीड किया है। स्टीपल के अंदर का लेआउट इम्पॉसिबल आर्किटेक्चर जैसा था। स्टेयर्स जो ऊपर नीचे दोनों जाते थे, इन्वर्टेड रूम्स, लाइब्रेरीज जो वॉल्स के अंदर एम्प्ट थे, एक एशकर लाइक स्पेस जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही ना कर पाए। फिर एक फेमिलियर फिगर, एक लड़का सिर्फ एक लेग पर हॉप करता हुआ, विल ऑसेप्टिन, उसके हाथ में टैरेट डेक, उसकी आंखों में फियर और रिलीफ दोनों। उसने डॉक्टर एरन को देखकर चिल्लाया, "आ स्नेक वांट्स टू ईट मी।" क्लेन ने देखा कि उसके हाथ से कार्ड्स गिर गए, सिर्फ एक टाइटली ग्रिप रहा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और जैसे ही स्नेक की इमेज उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हुई, पूरा ड्रीम टूट गया। क्लेन सडनली वापस अपनी चेयर पर था और उसके दिमाग में सिर्फ एक रियलाइजेशन घूम रहा था, ये बच्चा सिंपल नहीं है।